नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने थल एवं जल संसाधन यूनिट 4 के पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने जाना कि कैसे जल संसाधन जो है हमारे लिए अत्यधिक उपयोगी है और कैसे हम जो है इसका दोहन कर रहे हैं। जल की कमी से क्या हो सकता है क्या नहीं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। जल संसाधन को हम कैसे बचा सकते हैं और जल के दोहन को हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने जाना। इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में हम बात करेंगे अब थल संसाधन के बारे में। हमने पहले पढ़ा कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। जल के बारे में हमने ये जाना कि जल जो है नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि जल का रूपांतरण होता है, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन में थल आएगा। यानी थल संसाधन जमीन भूमि क्या है, भूमि एक अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि भूमि का फिर से रूपांतरण नहीं कर सकते हम लोग। अगर कहीं पर भूस्खलन हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, तो उस जगह पर और फिर से भूमि का क्या हो सकता है, निर्माण नहीं हो सकता। भूमि के निर्माण में दोस्तों लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे अनवीकरणीय थल संसाधन के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप थल के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये मानना और जानना होगा कि पूरे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या है, महासागर है, जल है, थल बहुत ही कम है। जितने भी थल है उनमें से अधिकांश जो थल है ना, वो क्या है, अनुपजाऊ है। कहीं पर रेगिस्तान है तो कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर बर्फ़ है। उन जगहों पर सिंचाई खेती हम लोग नहीं कर सकते हैं, फसलें वहाँ पर हम उगा नहीं सकते हैं, यानी वो हमारे उपयोग के लिए बिल्कुल नहीं है। बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही सीमित मात्रा में वैसा भूमि है जहाँ पर सिंचाई कार्य हो सकता है, जो कृषि कार्य में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, थल संसाधन कहते हैं। तो सिंचाई की जो भूमि है दोस्तों वो बहुत ही कम है। उसके बाद भी भूस्खलन, लैंडस्लाइड का समस्या है, अतिचारण का समस्या है। हम लोग क्या कर रहे हैं, फसलों का अत्यधिक उपयोग से, अत्यधिक खाद उर्वरक के उपयोग से जितनी भी सिंचाई भूमि है उसको क्या कर रहे हैं, उसे अनुपजाऊ बना रहे हैं। अत्यधिक उर्वरक और खाद के इस्तेमाल से भूमि की जो उर्वरता क्षमता है वह दिन ब दिन कम होती जा रही है। उसके बाद औद्योगिकरण है, इंडस्ट्री है, लोग की जनसंख्या बढ़ रही है। लोग जो है ज़मीन खरीद कर जंगलों की कटाई करके क्या बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, तो सिंचाई की जो भूमि है उसकी संख्या में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो ये क्या है, यह थल संसाधनों का जो है हम दोहन कर रहे हैं। तो उसी के बारे में हम जानेंगे। भूमि संसाधन के बारे में आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए कि जिस प्रकार जल संसाधन आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी प्रकार जो थल संसाधन है ना वो भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ना तो हम जमीन के बिना जी सकते हैं और ना ही हम जल के बिना जी सकते हैं। दोनों का संतुलित अवस्था में होना बहुत ही जरूरी है। मिट्टी भी दोस्तों क्या है, एक प्रकार का संसाधन है क्योंकि मिट्टी से ही जो है ना हमें क्या होता है, फसल हम उगाते हैं। मिट्टी से ही हमें खनिज मिलती है, मिट्टी से ही हमें अनाज भी मिलता है। यानी खनिज और अनाज दोनों क्या होता है, मिट्टी से ही हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि मृदा क्या है, एक संसाधन है। अब देखिए, अब जो हम अत्यधिक क्या कर रहे हैं, औद्योगिकरण कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वातावरण और जल ही नहीं बल्कि भूमि पर भी जो है उसका इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है, उसके टेम्परेचर के कारण, क्योंकि टेम्परेचर के घटने और बढ़ने से उसका जो प्रभाव है भूमि पर, मिट्टी पर, वो पड़ता है। मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है ना वो कम होती जा रही है। कभी कहीं पर अत्यधिक बारिश हो रही है, उससे भी लॉस है। कहीं कहीं पर क्या हो रहा है कि बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, उससे भी मिट्टी को जो है ना वो लॉस है। तो मिट्टी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। आगे हम जानेंगे मिट्टी के निर्माण के बारे में। देखिए, मिट्टी का जो निर्माण है ना दोस्तों, मिट्टी के मृदा के निर्माण में हजारों लाखों वर्ष का समय लगता है। एक बड़ा चट्टान कई तरीके से, भौतिक क्षरण से, रासायनिक क्षरण से, यानी भौतिक प्रक्रिया से या रासायनिक प्रक्रिया से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं और उसको टूटने में बहुत साल का, बहुत वर्ष का समय लग जाता है। ऐसा नहीं कि मिट्टी का निर्माण एक साल में आपने कर लिया, नहीं, मिट्टी का निर्माण आप 1-2 साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल में भी नहीं कर सकते हैं। उसके निर्माण में लाखों वर्ष का समय लगता है। एक चक्रण होता है। उस चक्रण के फलस्वरूप एक चट्टान जो है ना वो क्या होता है, वो मिट्टी में बदल जाता है। उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। लेकिन
हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अत्यधिक जो है घर बना रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, खेल का मैदान बना रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, भूमि का दोहन हो रहा है। हम भूमि का क्या कर रहे हैं, हम भूमि का दोहन कर रहे हैं। तो मिट्टी का जो निर्माण है ना, ये इतना स्लो है, इतना कम है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मिट्टी का जो निर्माण है ना, तो मिट्टी का निर्माण दो तरीके से होता है। एक होता है देखिए, मिट्टी का निर्माण तो चट्टान टूटकर ही होता है। चट्टान टूटेगा, धूल बनेगा, उससे मिट्टी बनेगी, ठीक है। तो इसके दो निर्माण है। पहला निर्माण है भौतिक क्षरण। क्षरण का मतलब होता है टूटना, क्षय होना। जब बड़े बड़े पत्थर टूटते हैं तो उससे मिट्टी बनती है। आप किसी पत्थर को तोड़ोगे तो उससे क्या बनेगा, उससे बुरादा बनेगा, धूल बनेगा। और वही धूल, ठीक है, टेम्परेचर में आकर, बहुत सारे रासायनिक प्रक्रिया में आकर, पानी के संपर्क में आकर क्या बनती है, मिट्टी बनती है। अब देखिए, तापमान में जब बदलाव होता है ना, तब उससे क्या होता है कि तापमान में बदलाव के कारण चट्टान का जो सतह है, सरफेस है, उसका संकुचन होता है। संकुचन मतलब कि वो संकोचन, जैसे स्पंज को संकुचन कैसे करते हैं, संकुचन मतलब खिंचाव, ठीक है। वो पत्थर में खिंचाव होता है, और पत्थर में खिंचाव होने के कारण पत्थरों में क्या आती है, दरारें आती है। और वही दरार धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, टूट जाता है। कई बार तो उन पत्थरों में जल जमा हो जाता है, क्योंकि कोई पत्थर मान लीजिए नदियों में है, ठीक है, झीलों में कोई पत्थर है, तो लाखों वर्षों में क्या होता है कि वो पत्थर संकुचन के कारण वो टूट जाती है, दरारें पड़ जाती है। और उस दरार में क्या हो जाता है, उस दरार में जल जो है जम जाती है, और जल जमने के कारण उसमें बर्फ़ जम जाती है। और बर्फ़ जब टूटती है तो वह चट्टानों को लेकर टूटती है। और जब पत्थरों पर पानी की लहरें आती है, उससे भी क्या होता है, चट्टान टूट जाता है। तो इसे कहते हैं भौतिक क्षरण। और चट्टान टूटने के फलस्वरूप मिट्टी बनती है, तो इसे कहते हैं भौतिक क्षरण। टेम्परेचर बदलने के कारण पत्थर में संकुचन होता है, पत्थरों में दरारें आती है, और पत्थर में दरारों में जो क्या होती है, जल जमाव हो जाता है, और वही जल बाद में बर्फ़ बन जाती है। बर्फ़ टूटने से क्या होता है कि पत्थर भी टूट जाता है। इसे कहते हैं भौतिक क्षरण। अब आगे पढ़ेंगे रासायनिक क्षरण के बारे में। रासायनिक क्षरण देखिए, पानी में क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल जो है ना वो मिले होते हैं। बहुत सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, घटक होते हैं जो जल में घुले होते हैं। जब यही जल पत्थरों के संपर्क में आते हैं, तब पत्थर को वो क्या करते हैं, पत्थर को वो क्षय करते हैं। और जब यही जल यानी रासायनिक जल जब पत्थरों को क्षय करते हैं, तो पत्थर क्या होता है, क्षय के कारण पत्थर टूटता चला जाता है। और एक ऐसी स्थिति ऐसी आती है कि टूटते हुए जो है पत्थर हैं वो आखिरकार मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों क्या, रासायनिक क्षरण। किसका, चट्टान का। अब आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है कृषि एवं अतिचराई के कारण हुए परिवर्तन। मैंने पहले ही आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया कि मिट्टी का जो दोहन है हम कैसे कर रहे हैं, अतिचारण से कर रहे हैं। अतिचारण का अर्थ क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। कृषि, अब देखिए कृषि में क्या होता है कि कोई मिट्टी है, कोई मेरा खेत है, 2 बीघे का मेरा ज़मीन है। हम क्या कर रहे हैं कि अत्यधिक फसल उत्पादन के लिए, अत्यधिक फसल के पैदावार के लिए हम उस मिट्टी में क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक उर्वरक और खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, उस मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है ना, उसमें कमी हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। इससे आने वाले पीढ़ियों को जो जिस 2 बीघे ज़मीन पर 10 क्विंटल धान हुआ करता था, 10 क्विंटल धान मैं उगा रहा था, तो अब क्या होगा, उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो जाने के बाद 10 क्विंटल की जगह उस 2 बीघे ज़मीन से मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 क्विंटल अनाज ही मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, इससे भूमि पर प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। अत्यधिक खाद के उर्वरक के उपयोग से भूमि पर प्रभाव पड़ता है, और यही जो है कहलाता है मिट्टी का दोहन। अब देखिए अतिचारण क्या है, अतिचराई या अतिचारण। अतिचारण का मतलब होता है कि अत्यधिक चारण। जब हम पशुओं को अत्यधिक, कोई मैदान है घास का मैदान, उस घास के मैदान पे हम पशुओं को ज़रूरत से ज़्यादा या अत्यधिक जब उसकी चराई करते हैं, यानी पशुओं को मैदान में भेज देते हैं खाना खाने के लिए, चरने के लिए, तो उससे भी क्या होता है, उससे भी जो है ना भूमि का दोहन होता है। अब उससे भूमि का दोहन कैसे होता है, अब सपोज दैट के लिए मान लीजिए मेरे 2 बीघे का ज़मीन है, उस 2 बीघे की ज़मीन में जो है ना घास हम उगाते हैं, लेकिन अत्यधिक हम क्या कर रहे हैं, देखिए कोई भी पेड़ पौधा हो या कोई भी फसल हो, वो मिट्टी को जो है ना पकड़ के रखती है, मिट्टी को वो भूसंकलन या लैंडस्लाइड से रोकती है। मृदा का अपरदन से कौन रोकता है, मृदा को पेड़ पौधा ही रोकता है।
क्योंकि पेड़ पौधे की जो जड़ है ना वो मिट्टी को पकड़ कर रखती है और उसे बहने से रोकती है। जब हम अति चराई करते हैं, जब हम अति चारण करते हैं तो इससे क्या होता है, जंगली जानवर जो हैं, वे जो हमारे जो गाय हैं, जो पालतू जानवर हैं जिससे हम चरने के लिए भेजते हैं घास के मैदान में, वनों में, जंगलों में, तो वो अत्यधिक जो है ना पेड़ पौधे को खा लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और इससे जो भूमि को जो उसकी जड़ें पकड़ कर रखती है ना, वो क्या होती है, मिट्टी लूज पड़ जाती है, और जब बाढ़ आती है तो उसी मिट्टी को बहा कर ले जाती है। इसे हम लोग कहते हैं मिट्टी का अपरदन, मृदा का अपरदन। ठीक है, तो अतिचारण से भी जो है ना हम लोग भूमि का दोहन कर रहे हैं। अब आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है भूमि निम्नीकरण। देखिए, निम्नीकरण का मतलब आपको मैंने पहले यूनिट में ही समझाया है कि निम्नीकरण का मतलब होता है कम होना। अब देखिए भूमि का निम्नीकरण कैसे हो रहा है। सबसे पहला चीज़, भूमि के निम्नीकरण का जो रीज़न है, जो पहला कारण है वो है औद्योगिकरण, और दूसरा कारण है बढ़ती जनसंख्या। औद्योगिकरण से क्या हो रहा है कि हम बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। अब फैक्ट्रियाँ तो शहर के अंदर में लग नहीं सकती, तो फैक्ट्रियाँ कहाँ पर लगेंगी, जहाँ पर भूमि है। तो जहाँ पर भूमि है वहाँ पर खेती भी हो सकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, औद्योगिकरण के कारण वहाँ पर फैक्ट्री लगा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, भूमि का दोहन हो रहा है, और जो सिंचित भूमि है, जो सिंचाई वाला भूमि है, वो कम हो रहा है। तो ये हो गया पहला कारण, क्या है, औद्योगिकरण। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण हमारा है कि जो हम ज़मीन खरीद रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, घर बन रहे हैं, तो घर कहाँ बनेगा, घर तो हवा में नहीं उड़ेगा ना, घर तो हवा में नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब लोग जो है घर बनाने के लिए सिंचाई का भूमि का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आप अपने गांव घर में, शहर में देखते होंगे कि सिंचाई वाले भूमि को ही, ठीक है, क्या कर रहे हैं लोग, घर बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, भूमि का दोहन हो रहा है। जिस प्रकार जो है हमारे जनसंख्या, आबादी बढ़ रही है, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि दूर दराज में, गांव से बाहर जो है बस्तियां बन रही है, कॉलोनियाज बन रही है, सड़कें बन रही है। तो सड़क कहां पर बन रही है, सड़क बन रही है सिंचाई वाले भूमि में ही। रेलवे ट्रैक मेरे गांव से गुजरा, कहां से गुजरा, सिंचाई वाले भूमि से ही गुजरा। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे भूमि का दोहन हुआ कि नहीं, भूमि का निम्नीकरण हुआ कि नहीं। अगर कुल भूमि पूरे भारत में 100 बीघे की थी, तो औद्योगिकरण और जनसंख्या बढ़ने से, घर बनाने से इस भूमि का क्या हुआ, 20 बीघा 30 बीघा जमीन जो है ना वो क्या ले लिया, वही लोग ले लिए, सरकार ने ले लिया। इससे क्या हुआ, सिंचाई का जो भूमि है वो क्या हो गया, कम हो गया। इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, हम लोगों पर पड़ेगा। ठीक है, तो अत्यधिक आधुनिकीकरण, अत्यधिक विकास और अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से भी भूमि का दोहन होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे भूमि उपयोग योजना और प्रबंधन। प्रबंधन का जो मतलब है, पार्ट 1 में आपने जाना कि प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। हमारे पास जितना भी संसाधन है, जितना कम से कम संसाधन है, तो उसका हम लोग कम से कम यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसी संसाधन में हम सभी को लेकर कैसे चल सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम पहले भी जान चुके हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, रहने के लिए जितने भी दोस्तों, सर्वाइव करने के लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए पर्यावरण से मिलती है, जल हो, भूमि हो, वायु हो, कुछ भी हो। ठीक है, पर्यावरण ने हमें एक सीमित संसाधन दिया है। ऐसा नहीं कि भूमि हर साल बढ़ती जा रही है, ठीक है, भूमि दिन ब दिन कम होती जा रही है। उसके बाद भी पृथ्वी पर जितना भी थल भाग है, जितना भी स्थल भाग है, सभी सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। कहीं रेगिस्तान है, तो कहीं बर्फ़ है, तो कहीं पहाड़ है, कहीं दलदल है, वहाँ पर हम खेती सिंचाई नहीं कर सकते हैं। भूमि जो सिंचाई वाला जो भूमि है ना, वो काफ़ी कम मात्रा में है। उसके बाद भी हम लोग उसका दोहन कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है, अभी का सिचुएशन ऐसा आ चुका है कि कुछ संस्थाएं ऐसी आ चुकी है, कुछ लोग ऐसे आ चुके हैं जो हमेशा मिट्टी बचाने के बारे में बात करते हैं। कम भूमि में ही हम उसका प्रबंधन कैसे कर सकें, उसके बारे में बातें किए जा रहे हैं। तो भूमि प्रबंधन में सबसे पहले हम जानेंगे मिट्टी प्रबंधन के बारे में, यानी मृदा प्रबंधन के बारे में, कि मिट्टी को हम बचाएं कैसे। तो देखिए, मृदा प्रबंधन यानी मिट्टी को बचाएं कैसे हम। तो मिट्टी का प्रबंधन का 2 तरीका होता है। पहला है कि जो मिट्टी का अपरदन हो रहा है, यानी मिट्टी का जो क्षय हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, ठीक है, उसको रोकें। और दूसरा है कि मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसको पुनः प्राप्त करें। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा मिट्टी क्षय भी नहीं होगा, और दूसरा तरीका जो है, मिट्टी का जो है उत्पादक उर्वरक क्षमता उसको बढ़ा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो मृदा प्रबंधन है वो फिर से ठीक हो जाएगा। अब देखिए, मिट्टी के अपरदन का नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं, ये जान लीजिए। देखिए, मिट्टी के अपरदन को अगर रोकना है, मिट्टी के अपरदन को, क्षय को अगर रोकना है, तो आपको अत्यधिक वनों को लगाना होगा, अत्यधिक पेड़ पौधे को आपको लगाना होगा, अत्यधिक जंगलों का आपको निर्माण करना होगा। उससे क्या होता है, पेड़ पौधे अपना जो जड़ है
पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को रोक कर रखती है। जब बाढ़ आती है ना, तब पेड़ पौधे की यही जड़ मिट्टी को रोक देती है बहने से। लेकिन वहीं पर अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, बड़े वृक्ष नहीं रहेंगे, तो बरसात के पानी में मिट्टी क्या हो जाएगा, बहकर चला जाएगा। तो मृदा के अपरदन को रोकने का सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है अत्यधिक पेड़ पौधे को आपको लगाना होगा। जिस क्षेत्र में मिट्टी का अपरदन अधिक होता है, उस क्षेत्र में आप जो है अधिक पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, जितना हो वनस्पति को आप जो है उगाइए, आप उसको लगाइए। इससे मिट्टी के अपरदन को हम रोक लेंगे। दूसरा है, देखिए पॉइंट है मृदा बीमारी का उपचार। अब देखिए मिट्टी में ना कई किस्म की बीमारियाँ होती है, ठीक है। किसी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, किसी मिट्टी में नाइट्रोजन अधिक होता है, किसी मिट्टी की उर्वरक क्षमता काफ़ी कम होती है। तो हमें क्या करना है, जब वैज्ञानिक कृषि पद्धति है, तो वैज्ञानिक कृषि पद्धति में क्या होता है कि वैज्ञानिक सबसे पहले उस मिट्टी की जांच करते हैं कि इस मिट्टी में किस चीज़ की कमी है। क्योंकि पेड़ पौधे को जो जो पोषक तत्व चाहिए फसल उगाने के लिए, वह पोषक तत्व, वह जो तत्व है, पदार्थ है, वो क्या मिट्टी में है या नहीं। अगर उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है या उस मिट्टी में अगर नाइट्रेट की कमी है, तो हम लोग क्या करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति से उस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं और उसको संतुलित करते हैं। इससे क्या होता है कि पूरा जो पोषक तत्व है वो कंट्रोल हो जाता है, वह बैलेंस हो जाता है। और उसके बाद जब उसमें हम लोग खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तब पैदावार और फसल काफ़ी अच्छा होता है। तो मिट्टी में जो बीमारी है उसका हमें उपचार करना होगा। हमें देखना होगा कि मिट्टी में कौन सा ऐसा जो है पोषक तत्व है उसका कमी है। तो ये बात आपको बिल्कुल जानने की आवश्यकता है। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर का अंत, और चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। काफ़ी आसान चैप्टर था और काफ़ी इजी है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जो भी डेटा है, जो भी है, वो मैं आपको कल नोट्स में दे दूंगा, आपको वीडियो के माध्यम से कल मैं पूरा बता दूंगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।